एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द CSI नेट जून 2021 के प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है शिफ्ट 2 से। जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट 1 मंथ से जो है जून 2021 के पेपर को डिकोड कर रहे हैं विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में जो है हमने शिफ्ट 2 के प्लांट फिजियोलॉजी का वीडियो लिया है, आई मीन टू से क्वेश्चन लिए हैं। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुकी हूँ। मेक श्योर ये जो एग्जाम हुआ था ये फेब 2022 में हुआ था, लेकिन इसको नाम दिया गया था जून 2021। तो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, क्योंकि काफी बच्चों का ये पूछना है कि मैम फेब 2022 के नाम से कोई आंसर की तो मिल नहीं रही है, बिकॉज उसको नाम दिया गया था जून 2021। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम का डेट था फेब 2022। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एज वेल एज ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो मैंने वीडियो में जो है क्वेश्चन आईडी मेंशन करके रखा है, आंसर आईडी मेंशन करके रखा है, क्योंकि आपको ऑफिशियल आंसर की में जो है आंसर जो है ऑप्शन आईडी के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बोलते हैं ना थोड़ा इजी हो जाएगा आंसर को चेक करना। तो पहला क्वेश्चन आईडी है 185। क्वेश्चन है बीटा थायोग्लूकोसाइडेजेस also known as a myrocinases are the enzyme that are known to hydrolyze which one of the following plant natural product। जिन एंजाइम्स की बात करके रखा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एंजाइम जो है कौन से प्लांट के नेचुरल प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं। ऑप्शन आर ग्लूकोसिनोलेट्स, नेक्स्ट है टार्पिनोइड्स, थर्ड वन इज एल्कलॉइड्स एंड फोर्थ वन इज फिनोलिक्स। तो अगर आपने ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन आके रखा है वो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से, तो अगर आपने बीटा थायोग्लूकोसाइडेजेस के बारे में पहले से पढ़ रखा है तो आप इजीली रीच आउट कर पाएंगे कि किसकी बात कर रहा है। तो ये जो एंजाइम होता है इसका देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच किया है जो कि तेजन से लिया गया है। ये मेनली काम करता है ग्लूकोसिनोलेट्स को हाइड्रोलाइज करके ए ग्लाइकॉन में कन्वर्ट करने में, और उसके बाद इसको अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये कन्वर्जन आप देख सकते हैं थायोग्लूकोसाइडेसिस की मदद से ही होता है, जिसके बारे में यहाँ पे बात करके रखा है। तो अगर हम ऐसे कहना चाहें तो ऑफकोर्स जो ऑप्शन आईडी है दैट इज 737, जिसे हम फर्स्ट ऑप्शन कह सकते हैं, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी ज्यादा डायरेक्ट था, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। आपके सिलेबस के पोर्शन में से ही आया था, जो कि मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाम से देखा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन आईडी 188। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द एक्शन ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम। आपको बताना है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम करता क्या है, किस टाइप के रिएक्शन को करता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। ये जो है इन दोनों को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर द प्रोडक्ट, यानी इस एंजाइम की वजह से ये प्रोडक्ट बनता है। थर्ड इज सुक्रोज इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, सुक्रोज प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है। एंड फोर्थ वन इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज आर द प्रोडक्ट। तो अगर हम इसका आंसर देखना चाहें तो ये हो जाएगा आंसर आईडी 749, दैट इज सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज जो है यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ये हो गया यूडीपी ग्लूकोज। इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज और कन्वर्ट कर रहा है इसको सुक्रोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी में। अगर आप इसको इस टेबल में भी देखना चाहें, जो कि सुक्रोज एंड स्टार्च का सिंथेसिस का ये पूरा का पूरा डायग्राम है, जो आपको तेजन जेगर में देखने को मिल जाएगा, तो देख सकते हैं इस एंजाइम के बारे में बात करके रखा था सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। ये किस किस का इस्तेमाल कर रहा है, देखिए एज अ सबस्ट्रेट सबसे पहले इस्तेमाल कर रहा है ये यूडीपी ग्लूकोज को, और दूसरा देखिए कौन से सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है, एक एरो यहाँ पर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप देख सकते हैं यहाँ से इसने लिया है, और यहाँ बीच में से यूडीपी ग्लूकोज को लिया है, और उसके बाद जो है ये सुक्रोज फॉस्फेट बना रहा है, जिसे हम सुक्रोज 6 फॉस्फेट का नाम दे सकते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन भी एकदम स्ट्रेट था, राइट। अगर आपको याद है तो आप आंसर दे पाते, नहीं याद है तो आपको इसे स्किप करना पड़ता।
तो हमारा आंसर आईडी हो गया 749, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल क्वेश्चन आईडी 187, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट इनकोडिंग साइट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन द रेड एंड ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम को लेकर तो पूछा है, लेकिन इन्होंने पूछ दिया है रेड एंड ब्राउन एल्गी के फॉर्म में, कि रेड एंड ब्राउन एल्गी में कौन जो रूबिस्को के लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट होते हैं उनके लिए इनकोडिंग साइट यानी कौन से लोकेशन पे वो कोड किए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बोला है लार्ज सब यूनिट इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्मॉल सब यूनिट इन न्यूक्लियस। सेकेंड इज लार्ज सब यूनिट इन न्यूक्लियस एंड स्मॉल सब यूनिट इन क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन इज बोथ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट इन न्यूक्लियस एंड लास्ट है बोथ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट इन क्लोरोप्लास्ट। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन आईडी देखना चाहें तो दैट विल बी द फोर्थ, दैट इज बोथ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट दैट विल बी इन द क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रूबिस्को जो है इज अ कॉम्प्लेक्स विच इज कंसिस्टिंग ऑफ टू सब यूनिट। एक को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट जिसका साइज इतना हो सकता है, एक को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होता है वो इनकोड किया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, RBCL जीन के थ्रू, और जो स्मॉल सब यूनिट है उसका साइज इतना होता है और ये इनकोड किया जाता है RBCS जीन के थ्रू, मेनली इन द न्यूक्लियर जीन फैमिली। तो ये जो यहाँ पे बोल के रखा है दिस इज फॉर मेनली प्लांट, ठीक है। आपको प्लांट में जो रूबिस्को पाया जाता है उसके बारे में इन्होंने बोल के रखा है कि यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू कोड किया, क्लोरोप्लास्ट जीन के थ्रू कोड किया जाता है, जबकि जो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है वो न्यूक्लियर जीन फैमिली के थ्रू कोड किया जाता है। लेकिन जो सवाल आपसे पूछा था वो था रेड एंड ब्राउन एल्गी में, जो कि देखा जाता है कि इसके दोनों ही स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जो है क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया फोर्थ। अगला सवाल, द हाई एफिनिटी अमोनियम अपटेक सिस्टम इन प्लांट रूट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टर इन दी AMT और RH फैमिली। तो अमोनिया का जो अपटेक होता है वो प्लांट रूट में ऑब्वियसली देखा जाएगा और उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल होते हैं जिनको नाम दिया गया है AMT और RH फैमिली, मतलब वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग AMT जीन इज एक्सप्रेस इन द कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये मैंने जो तेजन की बुक देखी उसमें इसकी कोई मेंशनिंग नहीं है। तो ये सवाल मेनली जो है आपका रिसर्च पेपर से लिया गया है और जो कि मुझे मिला रिसर्च पेपर में, ये मुझे आर्टिकल देखने को मिला। ऑल्दो अगर कोई अदर बुक है जिसमें कि ये मेंशन हो तो बात अलग है, बट यस इसका जो मेंशनिंग है वो मुझे एक रिसर्च पेपर में मिला, तभी जाकर हमें पता चला कि यस ऐसा भी कुछ ट्रांसपोर्टर वगैरह काम कर रहा है। बिकॉज जब हम सभी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि हम कितना डेप्थ में जाएं। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में आया है। ऑप्शन है देखिए AMT 1.1, AMT 1.2, AMT 1.3 एंड AMT 1.4। तो हमारा आंसर होने वाला है 2, दैट इज AMT 1.2। तो सवाल क्या था कि कौन सा AMT जीन जो है रूट के कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस में प्रेजेंट रहता है, तो वो रहता है AMT 1.2। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। In a wide range of organism, transport of ammonium across the membrane is mediated by a protein of the ammonium transporter और methyl ammonium permease और rhesus, इसको नाम देते हैं हम AMT या फिर MEP या फिर RH फैमिली, जिसके बारे में ये सवाल पूछा गया था। अब जो AMT 1.1 है ये क्या करता है, इट इनकोड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोकलाइज्ड अमोनियम ट्रांसपोर्टर। ये एक ऐसे अमोनियम ट्रांसपोर्टर को इनकोड करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकलाइज्ड होते हैं। Contain a cytosolic trans activation domain essential for the ammonium uptake। इसके पास एक साइटोसोलिक ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन होता है जो अमोनियम अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है देखिए AMT 1.2, इट इनकोड एन अमोनियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बिलीव टू एक्ट एज अ हाईली एफिनिटी ट्रांसपोर्टर। ये भी एक अमोनियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की तरह काम करता है और हाई एफिनिटी का ट्रांसपोर्टर माना जाता है। इट इज एक्सप्रेस इन रूट, और ये रूट में एक्सप्रेस होता है प्राइमरली इन द एंडोडर्मल एंड कॉर्टिकल सेल, और इसका मेन लोकेशन होता है एंडोडर्मल एरिया और कॉर्टिकल सेल। और हमारा सवाल भी क्या था कि कौन सा AMT जीन जो है कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस एरिया में प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे भी देखिए वही बोला है कॉर्टिकल सेल एंड एंडोडर्मिस, इसीलिए हमने जो है सेकेंड ऑप्शन को पिक किया है। नेक्स्ट है AMT 1.3 इज अ रूट एक्सप्रेस AMT जीन दैट इनकोड अ फंक्शनल अमोनियम ट्रांसपोर्टर with a possible role in the primary uptake of the ammonium।
तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि यस, हमारा करेक्ट आंसर सेकंड होने वाला है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये क्वेश्चन एक बार में किसी से सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने ऐसे लोग थे जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसर्च पेपर से बिलोंग करता है। तो अगर आप AMT जीन या फिर अमोनियम ट्रांसपोर्टर जीन के नाम से भी अगर पेपर सर्च करते हैं, आपको पेपर मिल जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन ID 246, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे इन द प्लांट। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, जिसे हम C2 पाथवे भी कहते हैं या C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको पिक क्या करना है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला है, द फर्स्ट टू कार्बन दैट इज 2C कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ रुबिस्को इन द क्लोरोप्लास्ट इज ग्लाइकोलेट। जो सबसे पहला कंपाउंड सिंथेसाइज होता है वो है ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट, ग्लाइकोलेट एग्जिट द क्लोरोप्लास्ट एंड एंटर द पेरोक्सिसोम। अब देखिए, जो सबसे पहले कंपाउंड बनता है वो ग्लाइकोलेट बोला गया है, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्लाइकोलेट नहीं बनता है, कोई अदर कंपाउंड बनता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट का मेनली सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोलेट एग्जिट द क्लोरोप्लास्ट एंड एंटर द पेरोक्सिसोम, ये स्टेटमेंट सही है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। Glycolate that is synthesized during the C2 cycle enter the chloroplast from the mitochondria. ग्लाइकोलेट जो बनता है C2 साइकिल में, वो मेनली जो है एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, B और D स्टेटमेंट सही है, तो सीधी सी बात है A और C स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ID हो जाएगा A and C। अब ये गलत क्यों है, अभी आपको पता चलेगा। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए। सबसे पहले सवाल क्या पूछा था, द फर्स्ट टू कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ रुबिस्को इन द क्लोरोप्लास्ट इज ग्लाइकोलेट। लेकिन देख, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ फॉस्फोग्लाइकोलेट नॉट ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट तो इसके बाद बनता है। सबसे पहला कंपाउंड जो सिंथेसाइज होता है वो होता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत देख के रखा था, एंड दैट इज वाई हमने कहा ये गलत है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलेट एग्जिट दी क्लोरोप्लास्ट एंड एंटर द पेरोक्सिसोम। तो देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट को एग्जिट करके पेरोक्सिसोम में एंटर करता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, इसलिए हमने इसको बोला ये सही है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलेट दैट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द C2 साइकिल एंटर द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो ग्लाइकोलेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, बट यहाँ तो उल्टा है, ये क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में एंटर करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट है, ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, ग्लाइसिन जो है पेरोक्सिसोम में बन रहा है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो A एंड C ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट दिया गया है, तो ये हो गया ऑप्शन ID 982। अगला सवाल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा क्वेश्चन ID है 245, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द फोटो सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन्वॉल्व इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपको पिक करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला है, द एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर, ये स्टेटमेंट सही बोल के रखा है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द P680 एंड ट्रांसफर टू द QA टू प्रोड्यूस अ सेमीक्यूनॉन, बट ये स्टेटमेंट जो है गलत है। अभी मैं आपको Z स्कीम दिखाऊंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, D1 अ प्रोटीन सब यूनिट ऑफ द प्लांट फोटोसिस्टम टू कोर कॉम्प्लेक्स इज इनकोडेड बाय द जीन PSBD, बट ये भी गलत है, इस जीन के थ्रू इनकोड नहीं होता। तो B और C अगर देखा जाए तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, आपसे भी इनकरेक्ट ही पूछा था। अब जरा सा देख लेते हैं ये गलत क्यों हुआ। पहला तो स्टेटमेंट देखिए बहुत बहुत ही आसान सा था कि एंटीना जो है या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्सॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को देता है। यस, दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन जो कि देखने को मिलता है, तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब बात था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किया जाता है P680 से और ट्रांसफर किया जाता है QA पे। देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो चला आता है यहाँ पर
PHEO के पास यानी फियोफाइटिन के पास, उसके बाद ये QA पे जाता है। और इन्होंने क्या बोला है, पहले ही बोल दिया QA पे जाता है, इसलिए ये क्या है, ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है D1 प्रोटीन सब यूनिट ऑफ अ प्लांट फोटोसिस्टम कोर कॉम्प्लेक्स इज इनकोडेड बाय अ जीन PSBD। तो बोला गया है कि D1 प्रोटीन को PSBD जीन इनकोड करता है, बट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट सर्च जो कि आप देख सकते हैं, द D1 प्रोटीन रिप्रेजेंट अ की सब यूनिट ऑफ फोटोसिस्टम 2, a multi-component pigment protein complex of a oxygenic photosynthetic organism. So the protein is encoded by a PSBA. तो इन्होंने नाम बोल रखा है यहाँ पर PSBA gene that is usually present as a single copy in the chloroplast genome of a algae and a higher plant. तो जीन जो यहाँ पे मेंशन है वो है PSBA, इन्होंने बोला है PSBD, जो कि गलत हो गया, इसलिए बी और सी का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो हमारा आंसर होने वाला है सेकंड। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर इन प्लांट सेल। तो अभी से आप लिख के चलिए, अमोनियम ट्रांसपोर्टर और नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर, इन दोनों के नोट्स अभी आपके जो प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स हैं उसमें एडेड होने चाहिए। आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए रिसर्च पेपर ही डील करना पड़ेगा। और जितने भी मेनली प्लांट में जो मेजर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर, अमोनियम ट्रांसपोर्टर, ये दो कॉमन, नाइट्रेट और अमोनिया ये बहुत कॉमन से आयन माने जाते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं। नाइट्रेट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो देखिए, अमोनियम ट्रांसपोर्टर पे भी इस बार सवाल आ गया, नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर पे भी आ गया। तो अभी से जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स में इन दो ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड नोट्स को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे अब सवाल बनने लगे हैं। पहले इन पे सवाल नहीं देखा गया था, लेकिन जो जून 2021 का एग्जाम हुआ है तब से देखा जाने लगा है। क्वेश्चन ID 249, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर इन द प्लांट सेल। अगेन इसके लिए भी जो है मैंने रिसर्च पेपर से ही इंफॉर्मेशन लिया है। तो आपको पिक करना है यहाँ पे ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला है नाइट्रेट अपटेक डिस्प्ले 2 सैचुरेबल फेज विथ Km in the micromolar μm range for a high affinity system and millimolar range for the low affinity system। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दो रेंज में जो है मेजर किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि हाई एफिनिटी सिस्टम हम डील कर रहे हैं नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर का या फिर लो एफिनिटी डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, द अरेबिडोप्सिस ATNRT 1.1 इज अ डुअल एफिनिटी नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर। इसको बोला गया कि इसके पास डुअल एफिनिटी होता है। नेक्स्ट, ATNRT 1.2 पार्टिसिपेट इन द हाई एफिनिटी अपटेक। ये जो ट्रांसपोर्टर है ये हाई एफिनिटी अपटेक में मदद करता है। डी ऑप्शन, ATNRT 2.1 एंड 2.2 आर इन्वॉल्व इन द लो एफिनिटी अपटेक। तो इन दोनों को बोला है कि लो एफिनिटी अपटेक में मदद करता है। अब इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब हम कुछ इनके जो आर्टिकल में जो चीजें मेंशन करके रखी है वो पहले देखेंगे। तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, फिर हम डील करेंगे कि आंसर ये क्यों होगा। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका लिंक यहाँ पे दे दिया है, ये देखिए रेफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। NCBI के वेबसाइट पे जाकर मुझे ये पेपर मिला, जिसमें कि देखिए सभी जीन्स के बारे में मेंशन करके रखा है और साथ ही साथ इनके फंक्शन के बारे में भी मेंशन करके रखा है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ये ट्रू है, लेकिन ये ट्रू कैसे है देखिए। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, नाइट्रेट इज द मेजर नाइट्रोजन फॉर मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच सर्व एज बोथ एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड सिग्नल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन टू द वेरियस इन्वायरमेंट्स। However, nitrate concentration in the soil vary by 4 order of the magnitude from the micromolar to the millimolar range as a nitrate ion is readily dissolved and very mobile in the soil। देखिए इन्होंने दो पैरामीटर बोले हैं, क्वेश्चन में भी देखिए यही बोला है, माइक्रोमोलर एंड मिलीमोलर में, इसीलिए हमने इसको ट्रू किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है, प्लांट हैव इवॉल्व 2 नाइट्रेट अपटेक सिस्टम टू काउंटर पार्ट दिस फ्लक्चुएशन। प्लांट जो है उसने 2 नाइट्रेट अपटेक सिस्टम को इवॉल्व किया है। पहला है इंक्लूडिंग द लो एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम लैट्स कहते हैं, एंड हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम हैट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन यहाँ पे दे के रखे हैं, तो बी अगर देखते हैं तो बोला है दी अरेबिडोप्सिस ATNRT 1.1 इज अ डुअल एफिनिटी नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर।
अब हमें जो पता चला है कि हाई एफिनिटी एंड लो एफिनिटी दो टाइप के हमको मेनली नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर देखने को मिल सकते हैं। पूरा क्वेश्चन लो एफिनिटी और हाई एफिनिटी के ऊपर ही बेस्ड है। सेकेंड जो है वो बोल के रखा है 1.1 के लिए। अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2.1 है, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6। अब यहाँ पे एक और मेरे पास आर्टिकल है जिसमें कि 1.2 के बारे में मेंशन करके रखा है। तो बोला है ये मेनली इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड एंड इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल अपर्चर इन द शूट। इसके अलावा ये एक पॉइंट मुझे मिला एनसीबीआई की वेबसाइट पे, दैट इज ATNPF 6.3, इसे हम ATNRT 1.1 भी कहते हैं, CHL1 भी कहते हैं। इट प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रेट अपटेक एंड सिग्नलिंग विच डिस्प्ले द dual affinities for nitrate and is also transceptor perceiving the external nitrate concentration। तो इसके पास dual affinity होती है, ये हमें इस लाइन से पता चला है जो कि मैंने इसी आर्टिकल से लिया है। तो देखिए अब हम इसके हिसाब से चले तो हमारे पास जो बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है, राइट। अब देखिए ए सही है, बी सही है, यहाँ पे जो है बी नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगी, यहाँ पर ए नहीं है इसे भी क्रॉस कर दूंगी, यहाँ पे ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन है तो थर्ड स्टेटमेंट को हम समहाउ ट्रू कर देंगे। यहाँ ACD है, यहाँ बी नहीं है, इसको भी हम गलत कर देंगे। यानी कहा जाए तो ATNRT 1.2 पार्टिसिपेट इन हाई एफिनिटी अपटेक, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। एंड 2.1 एंड 2.2 जो है ये लो एफिनिटी अपटेक में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी गलत हो गया। अब 1.2 एंड 2.1 एंड 2.2 के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है, 1.2 के बारे में भी मेंशन करके रखा है और क्वेश्चन 1.1, 1.2 और 2.2 और 2.1 पे आया था। तो इसे आप रीड आउट कर सकते हैं, आपको आसान हो जाएगा अगर आप एक बार ढंग से इसको समझ ले, लेकिन ऑफकोर्स आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया A एंड B का कॉम्बिनेशन। अगला सवाल, plant pathogen produce effector molecule that aid in the colonization of their host cell. Column X denote the name of the effector molecule and column Y denote the potential function. अब देखिए ये जो सवाल आया था ना, सिर्फ टैल को छोड़ के बाकी सब कुछ हमको पता था। I mean एटलीस्ट मैंने तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था इसके बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें HC टॉक्सिन, फ्यूसिकोकिन, जिब्रेलिक एसिड दैट इज GA3 एंड टैल, ओके, ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं HC टॉक्सिन के बारे में, तो HC टॉक्सिन यहाँ पर क्या करता है, देखिए जरा सा। HC टॉक्सिन हमने मेनली आप जब बायोटिक स्ट्रेस पढ़ेंगे, बायोटिक स्ट्रेस, उस केस में आपको देखने को मिलेगा। तो HC टॉक्सिन हो गया, फ्यूसिकोकिन ये भी आपको बायोटिक स्ट्रेस में ही देखने को मिलेगा, GA3 आपका जिब्रेलिक एसिड हो गया एंड टैल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो GA3 क्या करेगा, ये एक्सिलरेट करेगा ग्रोथ को, तो C का जो है 2 हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए जो टैल है वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा होस्ट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को, तो D का हो गया क्या 1, तो C2 हो गया और D 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए अगर HC टॉक्सिन की बात करते हैं तो ये मेनली हिस्टोन डीएसिटाइलेज को इनहिबिट करता है, तो A का हो गया 3rd, और फ्यूसिकोकिन जो है ये एक्टिवेट करता है H+ ATPase को, B का हो गया 4th। अब इसको मिला लीजिए, अगर आप इसको मिलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ सेकंड ऑप्शन सही है, A का 3, B का 4, C का 2 एंड D का 1। अब चलिए जैसा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो HC टॉक्सिन है ये एक फंगस में देखा जाता है जिसका नाम है कोकिलोबोलस कार्बोनम, जो कि कॉज करता है नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट डिजीज को और इनहिबिट करता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज को इन मेज। देखिए क्वेश्चन भी क्या आया था, इट इनहिबिट द हिस्टोन डीएसिटाइलेज, ठीक है। मेन पॉइंट को उन्होंने उठा के दे दिया है। नेक्स्ट है फ्यूसिकोकिन। फ्यूसिकोकिन जो है ये एक नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन है जो कि एक फंगस में देखा जाता है जिसका नाम है फ्यूसिकोकिन अमाइडाली। ये जो फ्यूसिकोकिन है ये कंस्टिट्यूटिवली एक्टिवेट द प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन H+ ATPase by the first binding to a specific protein of 14-3-3 group of regulators। ये H+ ATPase को एक्टिवेट करता है। देखिए फ्यूसिकोकिन के लिए हमने भी एक्टिवेट H+ ATPase रखा है। GA3 के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इट्स अ जिब्रेलिक एसिड, ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। और जो हमारे पास टैल है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर like effector, they are the transcription factor injected into the plant cell by the pathogenic bacteria। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लांट सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, मेनली इन द जीनस ज़ैंथोमोनस।
दे फंक्शन एज अ विरुलेंस फैक्टर, और ये जो टैल है ये जो विरुलेंस फैक्टर होते हैं उनकी तरह काम करता है। कैसे काम करता है? बाई एक्टिवेटिंग द होस्ट जीन इंपॉर्टेंट फॉर द डिजीज, और ये होस्ट के जीन को एक्टिवेट कर देता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं डिजीज के लिए, और एज ए विरुलेंस फैक्टर बाय टर्निंग ऑन जीन दैट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस। तो देखिए हमने भी टैल के लिए यही बोला है कि एक्टिवेट द स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो अगर हम कहें तो इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है विथ ऑल द एक्सप्लेनेशन। ऑल्दो ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, आपके सिलेबस में से ही पूछा गया था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ पोर्शन था नहीं। हाँ ये हो सकता है डी वाला ऑप्शन किसी को पता हो किसी को ना पता हो, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो आराम से किए जा सकते थे और तीनों के थ्रू जो है करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचा जा सकता था। नेक्स्ट 248, ये क्वेश्चन अगेन आपका प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से है, लेकिन ये काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया है और इसका इंफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन माइट भी आपको बुक में ना मिले, आपको इसके लिए इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। तो प्लांट आर नोन टू सिंथेसाइज मोर देन 30,000 terpenoids involved in the 4 stages of biosynthesis. Following are the list of biosynthetic step that is in column X and the key class of enzyme involved in column Y. आपको करेक्ट मैच करना है, ठीक है। ऑप्शन है बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट, नेक्स्ट है रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट्स, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बेसिक टार्पिनॉइड स्केलेटन, लास्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टार्पिनॉइड स्केलेटन। अब इसमें से 1 से 2 भी अगर आपको पता हो ना तो आई थिंक आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक टार्पिनॉइड स्केलेटन, अगर हम इसकी बात करें तो सी जो है यानी टार्पिन सिंथेसिस के थ्रू ये देखा जाता है, तो सी का हो गया 1। अगर सी का 1 हम देखें तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, राइट। इसके बाद हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मॉडिफिकेशन ऑफ टार्पिनॉइड स्केलेटन, अब अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये मॉडिफिकेशन जो है ये P450 मोनो ऑक्सीजनेस के थ्रू देखा जा सकता है, यानी डी का हो गया सेकंड। अब देखिए सी का 1 डी का सेकंड, यानी 4th ऑप्शन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सही होने वाला है, जिसमें ए जो है बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट के लिए वी कैन गो विथ HMG CoA सिंथेज, एंड बी के लिए दैट इज रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट के लिए हम जो है फिनाइल ट्रांसफरेज की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर चला आता है दैट इज 4th, आंसर आईडी 992। अगला सवाल काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, साइनाइड अ केमिकल वॉरफेयर एजेंट इज टॉक्सिक बिकॉज, साइनाइड को टॉक्सिक क्यों कंसिडर किया जाता है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां से पिक करना है या करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन आपको यहां से पिक करना है। पहला है बिकॉज इट बाइंड टू द हीम A3 इन माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज दैट इज इन द कॉम्प्लेक्स 4 एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट इनहिबिट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड दस द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अगर ये ऊपर वाले में काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये ETC को रोकेगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को भी इफेक्ट करेगा, तो ये भी हो गया ट्रू। इट डायरेक्टली ब्लॉक द माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन, नो। इट ब्लॉक द प्रोटीन ट्रैफिकिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बाय अफेक्टिंग द टिम और टॉम चैनल, ऐसा भी कुछ देखा नहीं जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो करेक्ट पूछा गया था, ए और बी ही सिर्फ करेक्ट नजर आ रहे हैं, यानी हम जो है सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो आंसर आईडी 894 इज द करेक्ट वन। अगला सवाल क्वेश्चन आईडी 272, in a high altitude meadow region it was observed that over the last 5 years 20 fob species flower 2 to 3 weeks earlier than their long term average time of the flowering. At the same time the fruit production has fallen. मतलब कि ये जो रीजन दिया गया है हाई एल्टीट्यूड का, इसमें देखा गया है कि 20 से ज़्यादा जो हर्बेशियस स्पीसीज होती हैं वो फ्लावर कर जा रही हैं 2 से 3 वीक अर्लियर, जो उनका नॉर्मल टाइम है। लेकिन फ्लावरिंग के बाद देखा क्या जा रहा है कि जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वो लो हो गया है, फॉल हो गया है वो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल प्रपोज एज अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब देखिए ये एक सवाल क्या है ना, ये एक आप कह सकते हो ये केस स्टडी टाइप का सवाल है, मतलब कि ये कभी हुआ होगा जिसके बेसिस पे ये सवाल दिया गया है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आप इसको एज अ केस स्टडी देख सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या बोल के रखा है, 4 ऑप्शन है, आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट विद द करेक्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन को दिखा पा रहा है?
चलिए देखते हैं, एक बार बोला है कि द फॉप्स आर रिस्पॉन्डिंग टू अ वार्मिंग क्लाइमेट बट पॉलिनेटर आर नॉट अवेलेबल एट द सेम टाइम। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट को हम ट्रू कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन पे ही ये सवाल बेस्ड है कि जो फॉप्स है वो जो वार्मिंग क्लाइमेट है उसके लिए रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, बट उस टाइम पे पॉलिनेटर अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज वाई ये जो फ्लावरिंग है और पूरा का पूरा फ्रूट प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अर्ली फ्लावरिंग हैज इंक्रीज द कॉम्पिटिशन फॉर द पॉलिनेटर। जो अर्ली फ्लावरिंग हो रही है वो उसने जो है पॉलिनेटर्स की कॉम्पिटिशन को बढ़ा दिया। तो अगेन हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये एक पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सक्सेस आर अनरिलेटेड फिनोमेना इन द फॉप्स। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली उनके बीच में रिलेशन है, तो हम इसको अनरिलेटेड नहीं कह सकते हैं, गलत। एनिमल दैट ईट फ्रूट आर नॉट अवेलेबल एट द राइट टाइम सो फ्रूट हैज स्टॉप्ड। ये तो एकदम ही रबिश टाइप का स्टेटमेंट है। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ए और बी स्टेटमेंट जो है हमको फिलहाल में करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन आईडी हो जाएगा 1087, जो कि हो जाएगा ऑप्शन आईडी थर्ड। यानी हम थर्ड को जो है करेक्ट आंसर कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ ए और बी ही सही हैं और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ये तो एकदम ही नॉनसेंस की तरह बात कर रहा है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट और फ्लावरिंग दोनों रिलेटेड फिनोमेना है। फ्रूट फ्लावरिंग के बाद ही फ्रूटिंग जो है हमें देखने को मिलती है। तो अगर जनरल बेसिस पे भी देखा जाए तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आराम से एलिमिनेट हो सकते थे। तो ए और बी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है, द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ नाइट्रोजन इन द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल इज द एटमोस्फियर। ऑप्शन ए टू डी बिलो रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट पाथवेज इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एट अ डिफरेंट रेट। अब ये क्या है, ये सवाल एक डेटा बेस्ड है, ठीक है। अब ऐसे सवाल आपको याद है तो आप कर पाते हो, अदरवाइज थोड़ा बहुत अगर आप अलर्ट रहते हो, मतलब कि कभी आपने कुछ डेटाबेस चीजें पढ़ी हो तो उसके लिए अलर्ट रहोगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कैसे अरेंज करना है। ऑप्शन ए टू डी बिलो रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट पाथवे इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के रिमूवल में यहाँ पे ये जो पाथवे है अपना रोल प्ले कर रहे हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर एट अ डिफरेंट स्टेट। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो है अरेंज करना है इनको कि जो सबसे हाईएस्ट रिमूवल है वो कौन कर रहा है और सबसे लोएस्ट रिमूवल वो कौन कर रहा है। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो जो हमारे पास 1079 ऑप्शन आईडी है ये आपके सही रिमूवल को बता रही है कि नाइट्रोजन जो है किस तरीके से रिमूव होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे कम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग, आप ऐसे भी पिक कर सकते थे कि सबसे कम जो है नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू जो फिक्स होता है उसके थ्रू रिमूवल होता है, और सबसे हाईएस्ट है वो होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन बाय ओशन। बायोलॉजिकल, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फिक्सेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ए जो है सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद ए से कम की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ए जो है सबसे हाईएस्ट होगा। उसके बाद डी हो जाएगा जो कि होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। इससे कम रिमूव किया जाता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन इन नेचुरल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट इज सी। एंड सबसे कम किया जाता है बी, दैट इज द फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। अब अगर आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही आ रहा है, दैट इज बी में सबसे कम और ए में सबसे ज्यादा। अगेन इसके लिए अगर आपके पास डेटा है तो बहुत अच्छी बात होगी, या फिर आप गूगल पे भी डेटा देख सकते हैं। डेटा आपको मिलेंगे मेनली न्यूमेरिकल वैल्यूज में, आपको वैल्यू दी होंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा किसका ज्यादा है किसका कम है। अगला सवाल, क्वेश्चन आईडी 243, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीड मैच्योरेशन। आपको पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला है, द सीड मैच्योरेशन इन्वॉल्व मेनली द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज द स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। एकदम सही है। जब हम रैबिडोप्सिस में एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ते हैं ना तो उसमें का सबसे लास्ट स्टेज आता है, दैट इज मैच्योरेशन स्टेज। मैच्योरेशन स्टेज में जो है जो सीड्स होते हैं उसमें मैच्योरेशन देखा जाता है, और उस टाइम पे मेनली जो स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि हो गया स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, सबका स्टोरेज किया जाता है ताकि आगे चल के जब एम्ब्रियो ग्रो करे उस सीड्स में से तो उसको ये एज अ न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल सके। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट बोला है इन्होंने। अगर आपने रैबिडोप्सिस का एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए, a large number of saffron protein including the family of a late embryo abundant, that is Lia protein,
They play a crucial role in the desiccation process of the CTS. Desiccation tolerance में लिया प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ऑफ कोर्स इसमें ये जो है ABA डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा होता है। तो अगर ये इसको देखें तो हम ये भी ट्रू कंसीडर करेंगे। आपको लिया प्रोटीन के बारे में ABA जो एब्सिसिक एसिड होता है उसके केस में स्टडी करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट गेट रिड्यूस विद द मैच्योरेशन ऑफ CTS। वाटर जो होता है वाटर को लॉस करवा दिया जाता है जब सीड का मैच्योरेशन हो रहा होता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट ABA and gibberellins both promote seed dormancy. No, not at all. ABA promotes seed dormancy and gibberellin break that dormancy. तो ये एकदम false statement देके रखा है। तो हमें A, B and C तीनों ही statement correct लग रहे हैं। That is fourth option. Okay, that is 972. Next सवाल है glycophytes are salt sensitive plants while the halophytes are salt tolerant plant. ग्लाइकोफाइट जो है सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट में कंसिडर किए जाते हैं और हेलोफाइट्स को हम सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोफाइट्स एंड द हेलोफाइट्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि ग्लाइकोफाइट्स और हेलोफाइट्स के बीच के डिफरेंस को बता रहे हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। पहला है ग्लाइकोफाइट्स इनहेंस द अपटेक ऑफ आयंस। ग्लाइकोफाइट जो है ये आयंस के अपटेक को इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोफाइट्स एक्टिवली पंप आयन बैक इनटू द सॉइल। नेक्स्ट हेलोफाइट्स हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट नेट आयन अपटेक इन द शूट। एंड लास्ट दैट इज द हेलोफाइट्स हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर द वैक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ आयंस। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ग्लाइकोफाइट्स इनहेंस द अपटेक ऑफ आयन, ग्लाइकोफाइट जो है आयन के अपटेक को और बढ़ाते हैं, बट ये तो सॉल्ट सेंसिटिव है, ये ऑब्वियसली आयन के अपटेक को बढ़ाएंगे नहीं, अदरवाइज दैट मे रिजल्ट इनटू दी लाइक हायर एक्टिवेशन ऑफ सॉल्ट, राइट। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ए हो गया गलत, ए हो गया गलत, तो ये ए इधर से हट गया, इधर से हट गया। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है बी सी एंड बी सी डी। अब इससे हमें पता चल रहा है कि सी हर हाल में सही होने वाला स्टेटमेंट है और बी भी हर हाल में सही होगा, राइट, क्योंकि बी इधर भी कॉमन है, सी इधर भी कॉमन है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जाएगा। तो बोला है ग्लाइकोफाइट्स एक्टिवली पंप आयन बैक इनटू द सॉइल, यस, ताकि वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम कर सके बिकॉज दे आर सॉल्ट सेंसिटिव। नेक्स्ट बोला है हेलोफाइट्स हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट नेट आयन अपटेक इन द शूट, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट हेलोफाइट्स हैव ग्रेटर कैपेसिटी फॉर द वैक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ आयंस, ये भी एकदम सही है। तो ये क्या था, ये सारे फैक्ट बेस्ड थे, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपके प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स में ग्लाइकोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स के बीच के डिफरेंसेस और उनके मैकेनिज्म नहीं है तो इससे अब जो है अब अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इन पे सवाल अब धीरे धीरे बनने लगे हैं। पहले भी इस पे सवाल बनते थे ग्राफिकल फॉर्म में, अब ये देख रही हूँ कि मैं फैक्चुअल बेसिस पे ये सवाल बनने लगे हैं। तो बेटर होगा कि आप अपने नोट्स में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड नोट्स को ऐड कर लें। हमारा आंसर हो गया बी सी डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो विद दिस वी आर डन विद द प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई आपके पास सजेशन हो या कुछ भी अगर आपको कहना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरा काम पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसी ही और भी वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप जो है टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको टाइम पे जो है सारा नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को देख सकें एज वेल एज इन्फॉर्मेशन पा सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में एक नए यूनिट के क्वेश्चन के साथ, जो कि शिफ्ट 2 का ही होने वाला है। दैट विल बी फ्रॉम जून 2021 CSIR एग्जामिनेशन। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।